आज से 12 साल पहले की बात है। शहर के सबसे आलीशान बंगलों में से एक आनंद निवास में रमेश अग्रवाल का परिवार रहता था। रमेश अग्रवाल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेहनत, लगन और एक अटूट सपने का साकार रूप था। उन्होंने शून्य से शुरुआत कर करोड़ का व्यापार खड़ा किया था। विशाल बंगला, चमचमाती गाड़ियां, नौकर चाकर की पहुंच, सब कुछ था। लेकिन रमेश के लिए इन सब भौतिक संपदाओं से अधिक मूल्यवान थी उनकी 6 साल की नन्ही परी राधा। उनकी पत्नी सुनीता सादगी और संस्कारों की जीती जागती मिसाल थी। करोड़ों की मालकिन होने के बाद भी अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाता था। उनकी सुबह की शुरुआत घर के छोटे से मंदिर में होती थी, जहां वह घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती थी। उनका मानना था कि दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन घर की असली कुंजी परिवार का प्यार, बच्चों की खिलखिलाहट होती है। और फिर आती थी उनकी खुशी की वजह, नन्ही राधा। 6 साल की यह बच्ची किसी दिव्य उपहार से कम नहीं थी। उसकी मासूम आंखें, शर्मीली मुस्कान और तोतली बातें घर के हर कोनों को एक नई ऊर्जा से भर देती थी। सुबह उठते ही उसकी किलकारियां गूंजती, जो रमेश और सुनीता की दिन भर की थकान को पल भर में मिटा देती थी। रमेश चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, शाम को अपनी गुड़िया को गोद में उठाकर उसके साथ खेलने का समय निकालना कभी नहीं भूलते थे। राधा भी अपने पापा की परछाई थी। हर रात सोने से पहले वह अपनी छोटी उंगली से उनकी दाढ़ी सहलाती और कहती, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। यह सुनकर रमेश की आंखें गर्व और स्नेह से नम हो जाती थी। सुनीता पास खड़ी हाथ जोड़े ईश्वर को धन्यवाद देती रहती थी कि उन्होंने उन्हें इतना भरा पूरा और प्यार भरा संसार दिया है। उनका जीवन एकदम संतुलित और आनंदमय था। दौलत थी पर दिखावा नहीं था, खुशियों की परिभाषा थी। सुबह साथ बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता करना, शाम को परिवार संग बगीचे में टहलना और रात को राधा की मीठी कहानियों पर हंसना। उस वर्ष शहर में लगने वाला मेला पिछले सभी वर्षों की भव्यता को पार करने वाला था। चारों ओर उसकी चर्चा थी, विशाल झूले, बिजली की रंग बिरंगी रोशनियां, मिठाइयों की खुशबू और खिलौनों का संसार। राधा ने जब अपने दोस्तों से मेले की बातें सुनी तो उसकी कल्पना की उड़ान शुरू हो गई। पापा, हम भी मेले में चलेंगे। मुझे वह बड़ा वाला झूला झूलना है और गुड़िया लेनी है, प्लीज। राधा ने मचलते हुए रमेश से जिद की। रमेश हमेशा अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे, पर इस बार उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। नहीं बेटा, उन्होंने राधा के छोटे से चेहरे को सहलाते हुए कहा, मेले में बहुत भीड़ होती है, वहाँ खो जाने का डर रहता है। तुम अभी बहुत छोटी हो, वहाँ जाना ठीक नहीं है। राधा का मासूम चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत मुंह फुलाकर अपनी माँ सुनीता के पास भाग गई। सुनीता ने बेटी को गोद में लिया और उसके कोमल गालों पर हाथ फेरा। माँ, पापा बहुत बुरे हैं, सबको लेकर जाते हैं, हमें नहीं, राधा ने सिसकते हुए कहा। सुनीता ने रमेश की ओर देखा। वह जानती थी कि रमेश की चिंता जायज है, पर वह एक 6 साल की बच्ची की मन की चाहत को भी समझती थी। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। रात को जब रमेश व्यापार के कागजात से फुर्सत पाकर बैठे तो सुनीता ने धीरे से बात छेड़ी। सुनिए, बच्चे की कितनी जिद है, उसका मन रखने दीजिए। हम दोनों साथ रहेंगे, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेला तो हर साल आएगा, पर यह बचपन की मासूम चाहत हर साल नहीं लौटेगी। रमेश ने लंबी सांस ली। उन्होंने राधा की ओर देखा, जो अभी भी नाराजगी का नाटक करते हुए सोफे पर लेटी थी। उनके दिल में चिंता का एक कांटा छुपा हुआ था, पर बेटी की खुशी का पड़ला भारी था। ठीक है सुनीता, पर तुम वादा करो, तुम उसे अपनी उंगली से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दोगी। राधा खुशी से उछल पड़ी। पापा सबसे अच्छे, मैं आपकी बात मानूंगी। उसने दौड़कर रमेश को कसकर गले लगा लिया। रमेश ने भी उसे कसकर भींच लिया, जैसे इस आलिंगन में वह भविष्य की किसी अनहोनी को टालना चाहते हो। अगली सुबह आनंद निवास में उत्सव जैसा माहौल था। राधा ने अपनी सबसे प्यारी लाल फ्रॉक पहनी थी, जिसमें उसके गले में एक छोटा सा खास लॉकेट जगमगा रहा था। वह लॉकेट जो रमेश ने उसके 6वें जन्मदिन पर अपने हाथों से बनवाया था। यह लॉकेट राधा के नाम के पहले अक्षर आर के आकार का था और रमेश ने उसे खास तौर पर बनवाया था। वे अपनी शानदार कार में मेले के मैदान में पहुंचे। मैदान का दृश्य किसी इंद्रलोक से कम नहीं था। तेज संगीत, रंग बिरंगे बैनर, आसमान को छूते झूले और मिठाइयों की मादक सुगंध। राधा ने सबसे पहले गुब्बारों की दुकान पर रुककर 2 गुब्बारे लिए, फिर आइसक्रीम, जिसे सुनीता सावधानी से खिला रही थी। इसके बाद बच्चों वाले झूले पर बैठकर वह खुशी से चिल्ला रही थी, पापा देखो, मैं हवा में उड़ रही हूँ। करीब 1 घंटा बीत चुका था।
राधा झूला झूल कर थक चुकी थी और अब एक बड़ी गुड़िया की दुकान पर खड़ी थी, जहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। रमेश एक हाथ से उसका हाथ पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से सुनीता को संभाल रहे थे। रमेश जी, मुझे वो वाली मिठाई लेनी है, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, सुनीता ने रमेश से कहा। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। एक पल के लिए उसका ध्यान सुनीता की ओर गया, जो पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। यही वह पल था जिसने उनकी दुनिया बदल दी। रमेश का हाथ राधा की उंगली से छूटा और सुनीता की ओर देखने के लिए उन्होंने जैसे ही सिर घुमाया, अचानक भीड़ में एक जोरदार धक्का लगा। यह धक्का किसी और ने नहीं बल्कि एक सादे कपड़ों वाले आदमी ने जानबूझकर दिया था। रमेश का ध्यान वापस राधा की ओर गया, लेकिन जहां उनकी बेटी अभी एक सेकंड पहले खड़ी थी, वहां अब सिर्फ लोगों का सैलाब था। राधा, रमेश चीखे। सुनीता ने घबराकर चारों ओर देखा। राधा कहाँ है रमेश जी? राधा कहाँ गई? अभी अभी यही थी। रमेश का दिल मानो सीने से बाहर आने को हो गया। उनकी आवाज थरथरा रही थी। दोनों ने तुरंत भागना शुरू किया। राधा, राधा बेटा, सुनीता रोते हुए पुकारने लगी। रमेश भीड़ को चीरते हुए हर दुकान पर जाते, हर कोने में झांकते, गुब्बारे वाले, खिलौने वाले से, मिठाई वाले से, हर किसी से पूछते, क्या आपने लाल फ्रॉक में एक 6 साल की बच्ची देखी है? हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। भीड़ की लहरें उनकी आवाज को निगल रही थी। उनका विशाल संसार एक पल में शून्य हो चुका था। उनके हाथों में सिर्फ राधा के छूटे हुए गुब्बारे की डोर थी, जो अब बेजान होकर हवा में हिल रही थी। मेले की रात रमेश और सुनीता के जीवन की सबसे काली रात थी। भारी दिल और टूटी उम्मीदें के साथ वे घर लौटे, लेकिन वह आनंद निवास अब एक सन्नाटे से भरा खंडर जैसा लगने लगा था। अगले ही दिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की। शहर के हर थाने को अलर्ट किया गया। रमेश ने अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपवाए। शहर के हर चौक चौराहे पर राधा की मासूम तस्वीर लगवाई गई। करोड़ों रुपए का इनाम घोषित किया गया, लेकिन दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। राधा को जैसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। रमेश और सुनीता का जीवन पूरी तरह बदल गया। सुनीता का धार्मिक विश्वास टूट चुका था। वह मंदिर में दीपक तो जलाती थी, पर अब प्रार्थना की जगह उनकी आंखों में सिर्फ शिकायत और इंतजार होता था। वह घर के हर कोने को देखती थी। जहाँ कभी राधा की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ गहरा सन्नाटा था। राधा के छोटे कपड़े, उसकी अधूरी गुड़िया, उसकी किताबों का ढेर, ये सब देखकर उसका दिल फट जाता था। रमेश का कारोबार बढ़ता गया, वह और भी अमीर हो गए, पर उनके चेहरे से मुस्कान और आंखों से सुकून हमेशा के लिए गायब हो गया था। वह हर मीटिंग में, हर बाजार में, हर भीड़ में अपनी नजरों को दौड़ाते रहते। उन्हें हर चेहरा, हर लड़की अपनी राधा जैसी लगती। वह एक अटूट दर्द बन गया था, जो हर धड़कन के साथ दर्द देता था। फुटपाथ की दुनिया में ठीक इसी समय शहर के दूसरे कोने में एक गंदी, धूल भरी झुग्गी बस्ती में राधा का नया जीवन शुरू हुआ था। किडनैप करने वाले 2 लोग थे, गुलाब और उसकी पत्नी रूपा। गुलाब एक शातिर अपराधी था, जो जानता था कि अमीर घरों के बच्चों को उठाकर उनसे भीख मंगवाना या काम करवाना कितना आसान है। उन्होंने राधा का नाम बदलकर रीना रख दिया था। पहले कुछ महीनों तक राधा रोती रही, चीखती रही। वह अपने माँ बाप को याद करती थी, पर हर बार गुलाब उसे बेरहमी से पीटता। अब तेरा कोई नहीं है, तेरे माँ बाप मर गए, अगर जीना है तो काम कर। गुलाब का यह क्रूर सच राधा को धीरे धीरे स्वीकार करना पड़ा। समय ने 6 साल की बच्ची की मासूम यादों पर धूल की मोटी परत चढ़ा दी। मार और भूख के डर से रीना ने अपने अतीत को भुला दिया। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह एक बड़ी भीड़ में थी, और फिर उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। जैसे ही वह थोड़ी बड़ी हुई, गुलाब ने उसे एक छोटे से ठेले पर चाय बेचने के लिए बिठा दिया। सुबह 5 बजे उठना, दूर से पानी लाना, चाय बनाना और देर रात तक ग्राहकों को चाय परोसना, यह उसका नित्य कर्म बन गया। अब वह 16 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत तो थी, पर आंखों में 12 साल की थकान और अनकहा डर साफ झलकता था। गुलाब और रूपा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे और उसे धमकी देते थे कि अगर उसने भागने या किसी को सच बताने की कोशिश की तो वे उसे जान से मार डालेंगे। उसके लिए वही चाय का ठेला, वही फुटपाथ और गुलाब तथा रूपा ही उसकी नियति बन गए थे। जब उस घटना को पूरे 12 साल बीत चुके थे, रमेश अग्रवाल एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे।
उनकी लग्जरी कार शहर के बाहरी इलाके की एक व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक में फंसी हुई थी। रमेश का मन अशांत था, आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनकी आदत के अनुसार वह खिड़की से बाहर हर आते जाते चेहरे को देख रहे थे। उनकी नज़र अचानक सड़क के किनारे एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान पर पड़ी। उस ठेले पर एक 16-17 साल की लड़की फुर्ती से ग्राहकों को चाय परोस रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ और पैर धूल से सने थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो रमेश को कहीं देखी पहचानी लगी। रमेश के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ये चेहरा कहाँ देखा है? उनके सीने में दर्द की एक लहर उठी। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह खून का रिश्ते का बुलावा था। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। मुझे चाय पीनी है। रमेश कार से बाहर निकले, उनके कदम उस ठेले की ओर बढ़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। वह दूर से उस लड़की को घूर रहे थे, उसका पतला दुबला कद काठी, उसके चलने की थोड़ी लंगड़ाती चाल, सब कुछ। जब वह ठेले के पास पहुंचे तो लड़की ने सामान्य ग्राहकों की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए साहब? गर्मा गर्म चाय। उसकी आवाज रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही मीठी पर अब थोड़ी दबी हुई आवाज थी जो 12 साल पहले उनके घर में गूंजा करती थी। रमेश की आंखों से आंसू झलक आए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह उनके दिमाग का वहम है या हकीकत। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ बिटिया, एक चाय देना। लड़की चाय बनाने लगी। रमेश अपनी नजरों को उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहे थे। उसकी नाक के पास एक छोटा सा तिल था और उसके बाएं बोहे पर एक छोटा सा निशान, वही निशान जो बचपन में फिसलकर गिरने पर आया था। रमेश ने अपनी मुट्ठी कस ली। जब वह चाय का गिलास लेकर रमेश के पास आई तो रमेश ने उसे सीधे आंखों में देखा। उनकी आंखें अब आंसुओं से भरी थी, पर वह खुद को नियंत्रित कर रहे थे। जैसे ही लड़की ने चाय का गिलास रमेश की ओर बढ़ाया, रमेश की नजर चाय के गर्म गिलास को थामे उसके गले पर पड़ी। वही लॉकेट, राधा के नाम के पहले अक्षर आर के आकार का, थोड़ा पुराना और घिसा हुआ, और वही सोने का लॉकेट जो उन्होंने उसके 6th बर्थडे पर दिया था। अब कोई शक नहीं था, यह कोई रीना नहीं थी, यह उनकी राधा थी। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले, उसकी आवाज गले में अटक गई। वह गिलास नहीं थाम पाए और वह चाय का गर्म गिलास फुटपाथ पर गिरकर बिखर गया। राधा, रमेश ने फुसफुसाते हुए पुकारा। यह नाम सुनते ही लड़की जैसे पत्थर की मूर्त बन गई। उसके हाथ जो अभी अभी खाली हुए थे अचानक कांप उठे। उसका दिल जोर से धड़का, जैसे सदियों बाद किसी ने उसके असली नाम से उसे पुकारा हो। वह सहमी हुई, डरी हुई आंखों से मुड़ी। कौन? राधा, आप किसे बुला रहे हैं साहब? उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। बेटी, तुम ही राधा हो, मेरी राधा। रमेश का धैर्य टूट गया। वे तुरंत खड़े हुए और आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, पर राधा डर के मारे पीछे हट गई। 12 साल पहले तुम मेले की भीड़ में खो गई थी। हम तुम्हें हर जगह ढूंढते रहे। मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटी। लड़की का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में धुंधली टूटी हुई तस्वीरें तैरने लगी। रंग बिरंगे गुब्बारे, एक बड़ा झूला, एक लाल फ्रॉक और एक हाथ जो अचानक छूट गया था। सचमुच में मैं वही राधा हूँ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। रमेश ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुम मेरी राधा हो। पापा, आपने मुझे इतने सालों बाद कैसे पहचाना? राधा की आंखों में अब आंसू बहने लगे थे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि 12 साल के दर्द के पिघलने के थे। रमेश ने अपनी आंखें पोंछी और उसके गले की ओर इशारा किया। बेटी, एक पिता अपनी बेटी को कैसे भूल सकता है? जब मैंने तुझे पहली बार देखा मेरे दिल ने कहा कि तुम मेरी बेटी है, पर जब तू चाय लेकर पास आई तो मेरी नज़र इस लॉकेट पर पड़ी। और यह वही लॉकेट है जो मैंने तेरे 6वें जन्मदिन पर पहनाया था। यह पिता की पहचान है बेटी। यह मुझसे कहता रहा कि मेरी राधा यहीं कहीं है। राधा ने कांपते हाथों से उस लॉकेट को छुआ, जिसे वह हमेशा एक साधारण हार समझती थी। अब उस पर लिखा आर उसे अपने अतीत का आईना दिखा रहा था। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक डर से भर गया। उसने रमेश के पास आकर फुसफुसाया, पापा, आप यहाँ से चले जाइए जल्दी, वरना वो लोग आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे। रमेश का दिल धक रह गया। कौन लोग राधा? तुझे किससे डर है? आखिर मेले में क्या हुआ था? राधा की आंखें फिर से भर आई।
उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वर्षों से दबा कोई लावा बाहर निकलने को तैयार हो। पापा, मैं खो गई थी, मुझे उठाया गया था। राधा ने आंखों से बहते आंसुओं के बीच अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। उस दिन मेले में मैं आपकी उंगली पकड़े खड़ी थी, तभी पीछे से एक आदमी आया। उसने मेरे मुंह पर एक गीला कपड़ा दबा दिया। मुझे कुछ याद नहीं, बस मेरी आंखें बोझिल हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं यहाँ एक कमरे में थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। उन्होंने मेरा नाम रीना रख दिया और कहा कि अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ तो मुझे काम करना होगा। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर वह मुझे मारते थे, खाना नहीं देते थे। उन्होंने मुझे इस ठेले पर बिठा दिया। सुबह से शाम तक चाय बेचती हूँ। मैंने भागने की कोशिश भी की थी, पर हर बार वो मुझे पकड़ लेते और बुरी तरह पीटते। धीरे धीरे मैं डर गई और फिर मैंने हार मान ली। मुझे लगा कि यही मेरी जिंदगी है। यह कहानी सुनकर रमेश का पूरा शरीर कांप उठा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि क्रोध की अग्नि थी। यह दुख नहीं, यह अपराध था। उनके सीने में जल रही आग इतनी तेज थी कि वह तुरंत उन दरिंदों को जलाकर राख कर देना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने व्यापारिक संपर्क को जोड़कर सीधा पुलिस कमिश्नर को फोन किया। सर, मैं राकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। मेरी बेटी राधा, जिसे 12 साल पहले किडनैप किया गया था, वह मुझे मिल गई है, यहाँ फुटपाथ पर चाय बेचते हुए। मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत यहाँ कार्रवाई करें। मेरे पास सारे सबूत हैं। रमेश की कॉल के कुछ देर बाद दूर से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। 2 पुलिस वैन और एक इंस्पेक्टर की कार उस चाय के ठेले के पास आकर रुकी। तुरंत भीड़ जमा हो गई। इंस्पेक्टर वर्मा, एक अनुभवी और सख्त अधिकारी, रमेश के पास पहुंचे। मिस्टर अग्रवाल, क्या यह वही लड़की है? रमेश ने राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह मेरी बेटी है और जिन लोगों ने इसे यहाँ रखा है वे इसी ठेले के पीछे वाले कमरे में होंगे। उन्होंने इसे 12 साल तक नरकीय जीवन जीने पर मजबूर किया है। इंस्पेक्टर ने राधा की ओर देखा। राधा पहले कांपी, पर अपने पिता के हाथ की गर्माहट महसूस करके उसमें हिम्मत आ गई। बेटी, क्या ये व्यक्ति सचमुच तुम्हारे पिता है? और क्या तुम्हें इन लोगों ने किडनैप किया था? इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा। राधा ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। हाँ साहब, ये मेरे पापा है और 12 साल पहले मेले में मुझे उठा लिया गया था। उन्होंने मुझे नाम बदलकर मार पीट कर यहाँ काम करने पर मजबूर किया। उन्होंने ही मेरे मुंह पर कपड़ा दबाया था। वहाँ मौजूद भीड़ का गुस्सा और आक्रोश भड़क उठा। लोग चिल्लाने लगे, इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर वर्मा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पीछे जाओ, उन दरिंदों को पकड़कर गाड़ी में डालो। आज ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। 2 सिपाही तुरंत पीछे की झुग्गी की ओर दौड़े। कुछ ही मिनटों में गुलाब और रूपा को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया। वे छूटने की कोशिश में तड़प रहे थे, रमेश पर चिल्ला रहे थे, पर उनकी एक न चली। पुलिस ने उन्हें गाड़ी में ठूस दिया। इंस्पेक्टर ने रमेश की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपकी बेटी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन दरिंदों ने यह अपराध किया है उन्हें कानून के हिसाब से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राधा के चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी शांति आई। 12 साल की कैद से आजादी। वह दौड़कर रमेश के गले लग गई और जोर से रोते हुए बोली, पापा, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रमेश ने उसे सीने से भींच लिया। नहीं मेरी बेटी, अब तुझे कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। उस पल फुटपाथ पर खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थी। न्याय का सूर्योदय हो चुका था। पुलिस कार्यवाही पूरी होने के बाद रमेश ने राधा का हाथ थामा और उसे अपने शानदार कार में बिठाया और वह अपनी बेटी को घर ले जा रहे थे। कार में पूरे रास्ते रमेश की आंखें राधा के थके हुए पर अब सुकून भरे चेहरे पर टिकी रही। 12 साल का बिछड़ाव, 12 साल का दर्द, 12 साल का इंतजार, सब कुछ एक पल में पिघल रहा था। जब कार आनंद निवास के विशाल आंगन में रुकी तो सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। वह हमेशा की तरह शाम की पूजा करके दरवाजे पर खड़ी होकर रमेश का इंतजार करती थी। जैसे ही रमेश ने राधा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाने की कोशिश की, सुनीता की नजर उस साधारण कपड़े पहनी किशोरी पर पड़ी। सुनीता का दिल जोर से धड़का। यह अजीब सा एहसास था, पहचान और अविश्वास का मिश्रण। रमेश जी, यह लड़की कौन है और आप इसे क्यों लाए हैं? सुनीता ने कांपते स्वर में पूछा। रमेश की आंखों से आंसू झलक पड़े।
उन्होंने गहरी सांस ली और राधा का हाथ सुनीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, सुनीता देखो, यह कोई और नहीं, हमारी राधा है, हमारी खोई हुई बेटी। भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। सुनीता की सांसें जैसे थम गई, उनका शरीर कांप उठा। वह अविश्वास से राधा को देखती रही। उन्होंने धीरे धीरे डरते हुए अपने कांपते हाथों से राधा के चेहरे को छुआ। उन्होंने उसके बाल हटाए, उसकी आंखें देखी और फिर उसकी नज़र उसके गले में लटकते हुए पुराने आर लॉकेट पर पड़ी। अगले ही पल वर्षों का संयम, वर्षों का दर्द और वर्षों का इंतजार आंसुओं के सैलाब में बह गया। सुनीता ने चीखते हुए राधा को अपने सीने से लगा लिया। राधा मेरी बच्ची, वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर मंदिर में मन्नत मांगी, हर जन्मदिन पर तेरे लिए उपवास किया। मेरी बच्ची तू कहाँ थी? राधा भी अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगी। 12 साल की उपेक्षा और डर माँ के संपर्क की गर्माहट से दूर हो गया। रमेश पास खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों से भी खुशी और संतोष के आंसू बह रहे थे। उनका घर आनंद निवास 12 साल बाद सचमुच आनंद से भर उठा था। उस रात वर्षों बाद आनंद निवास में रौनक लौटी। वह राधा को नहलाकर नए कपड़े पहनाकर अपने पास बिठाए रही। उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और राधा पहली बार डर के बिना सुकून से सोई। अगले कुछ दिनों तक परिवार में सिर्फ राधा का ही ध्यान रखा गया। रमेश ने वादा किया कि वह अपनी बेटी को हर वह खुशी, हर वह शिक्षा देंगे जो उन 12 सालों में उससे छीन ली गई थी। सबसे पहले राधा को एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाया गया ताकि 12 साल के ट्रॉमे से उभरने में उसे मदद मिल सके। धीरे धीरे राधा ने अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना शुरू किया। सुनीता ने उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। माँ बेटी के रिश्ते में वह 12 साल की दूरी प्रेम और दुलार से भर आई। रमेश ने राधा का दाखिला सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। शुरुआत में राधा को पढ़ाई में दिक्कत हुई, पर उसके माता पिता और नए शिक्षकों की मदद से उसने जल्द ही सब कुछ सीख लिया। वह पहले की तरह हंसने खेलने लगी और उसकी खिलखिलाहट फिर से आनंद निवास की दीवारों में गूंजने लगी। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार इस अद्भुत कहानी को सुनकर चकित थे। वे कहते, देखो यह है तकदीर का खेल। परिवार के बंधन को न समय तोड़ पाया, न ही तकदीर। रमेश जी का विश्वास और सुनीता जी की दुआएं काम आ गई। समय बीतता गया। राधा अब एक आत्मविश्वासी और खुश मिजाज लड़की बन चुकी थी। वह अपने पिता के व्यवसाय में भी रुचि लेने लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपने परिवार को महत्व देती थी। उस परिवार के लिए अब हर दिन एक उत्सव था। कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ प्यार, अपनापन और खुशियों से भरा हुआ जीवन। रमेश, सुनीता और राधा की जिंदगी ने एक नई मजबूती शुरुआत की। ये कहानी एक अटूट विश्वास की थी कि माँ बाप और बच्चे का रिश्ता दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ा और सच्चा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को एक लाइक और साथ ही हमारे चैनल साथ योर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।